मेरे को ले जा रहे थे और मैंने 3 व्हीलर से जंप मार दिया स्कूटर में से। बेईमानी सी चीज़ है, 6 महीने किस लिए जाऊंगा मैं वहाँ पे, और मैं तो छोड़ सकता हूँ, मैंने तो छोड़ी है। तब मुझे एक मेरा जो डिनायल था वो मेरा टूटा कि नहीं भी, आई हैव अ डिजीज़, मुझे ये बीमारी है और मुझे रिहेबिलिटेशन जाना पड़ेगा। बट ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, इवन इतनी जागरूकता आ चुकी है, सरकारें परेशान हैं, क्योंकि ये सिर्फ एडिक्शन एक नशेबाज के साथ ही नहीं जुड़ा, ये पूरे परिवार के साथ जुड़ी है। तो वो सिचुएशन वाला एडिक्ट, वो रॉक बॉटम वाला एडिक्ट, उसको एक रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। हेलो, मेरा नाम अरविंद है। जानकारी देना चाहूँगा एडिक्शन जो डिजीज़ है एक, और उसका ट्रीटमेंट, एंड अबाउट द रिहेबिलिटेशन एंड अबाउट द फैमिली डिजीज़। क्योंकि ये सिर्फ एडिक्शन एक नशेबाज के साथ ही नहीं जुड़ा, ये पूरे परिवार के साथ जुड़ी है, और जो फैमिली है वो भी उतना ही डिजीज़ हो जाती है जितना एक नशेबाज डिजीज़ है। क्योंकि अब एडिक्शन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बीमारी के तौर पे रिकग्नाइज किया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई सरकारी तौर पे कोई मेडिकल क्लेम, ये सब चीज़ें नहीं हैं। बट ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, इवन इतनी जागरूकता आ चुकी है, सरकारें परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक लोगों की एक्सेप्टेंस, और क्योंकि वो शायद जागरूकता अभी तक सिर्फ जो लोग ट्रीट कर रहे हैं उनके बीच में है कि ये एक बीमारी है। और इस बीमारी के बारे में जो सबसे बड़ा पार्ट है, इसको जिस व्यक्ति को ये बीमारी है उसमें वो व्यक्ति कहता है कि दैट आई हैव नो डिजीज़। किसी भी बीमारी में अगर आपको कोई दर्द होता है तो बंदा कहता है मैं बीमार हूँ, लेकिन इस बीमारी का जो ग्रस्त सफरर है वो अपने आप को कहता है कि मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है, क्योंकि उसका डिनायल इतना स्ट्रांग होता है, वो अपने आप में हमेशा यही कह रहा होता है कि मैं तो ठीक हूँ, और वो ब्लेम कर रहा होता है अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने लोगों को, आसपास के कारणों को, इत्यादि इत्यादि। वो कहते हैं ये सब चीज़ें ठीक हो जाए तो मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कैरियर में फेल्योर है तो कह रहा मेरा जॉब अच्छा होता तो मैं सक्सेसफुल होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो टीनेजर है तो उसकी गर्लफ्रेंड के अफेयर की वजह से उसका ब्रेकअप हो गया तो वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो बीमारी जब मेरे को एक आइडेंटिफिकेशन मिली तब मैं इसके लिए तैयार हुआ, इसके ट्रीटमेंट के लिए। उससे पहले जब मेरे माता पिताजी, जब मेरे को मैसेज मिला उनको अबाउट द रिहेबिलिटेशन, तो मेरा माइंड सेट था कि मैं रिहेबिलिटेशन में तो जाने के लिए कभी राजी था ही नहीं। वो भी 6 महीने का ट्रीटमेंट उन्होंने जब सजेस्ट किया तो मुझे लगा ये तो बहुत बेईमानी सी चीज़ है, 6 महीने किस लिए जाऊँगा मैं वहाँ पे, और मैं तो छोड़ सकता हूँ, मैंने तो छोड़ी है। अब छोड़ सकता हूँ और मैंने छोड़ी में बहुत फ़र्क है ना, कि छोड़े नहीं रख पाता था मैं कुछ समय के लिए, जब मेरी अनमैनेजेबिलिटी फाइनेंशियल, सामाजिक इत्यादि इत्यादि होती थी, या गिल्टी फील करने लगता था, मैं नशा छोड़ता था, और लेकिन फिर थोड़ा सा बेटर होता था तो मेरे को कुछ फीलिंग्स आती थी, बोर्डम की फीलिंग, या किसी भी ऐसे प्रॉब्लम या इमोशंस या फीलिंग्स का मामला होता था, फिर मैं रिलैप्स हो जाता था। तो अब ये जब सब चीज़ें हो रही थी तब भी मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि मुझे ये बीमारी है। अब जब मैं एक प्रोग्राम में आया और मैंने एक लिटरेचर पढ़ा नारकोटिक्स एनोनिमस का, उसमें जाके मुझे आइडेंटिफिकेशन मिली कि ये एक बीमारी है। और मैं जब उस बीमारी के लिए, जब पहली बार मेरे माता पिताजी ने जब मेरे को चूज़ किया एडमिशन के लिए, तो मुझे याद है कि वो मेरे को ले जा रहे थे और मैंने 3 व्हीलर से जंप मार दिया स्कूटर में से, और ये कह के जाओ तुझे एडमिट हो जाओ, लाइक वही वाली रिएक्शन जो था। और वो डर गए, उन्होंने छोड़ दिया मेरे को कि ये तो अगर ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहा था तो ट्रेन से ना छलांग लगा दे बाद में। बहनों भाई मिल के फिर कोशिश करी, और फिर मेरे को रिहेबिलिटेशन के डे केयर में भेजने लगे और एडमिशन के लिए तैयार किया। लेकिन मैं घर से ये लेटर लिख के भाग गया कि मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं ठीक होके आऊँगा। मतलब कि मेरा माइंड सेट ये था कि मुझे 6 मंथ का अब्सटेनेंस करना पड़ेगा। अब 6 महीने के अब्सटेनेंस के लिए मुझे नशे से दूर रहूँगा, चाहे वो रिहेबिलिटेशन में रहूँ चाहे बाहर रह के रहूँ। और मनाली के नज़दीक एक कसोल जगह होती थी जो नशे के तौर पे काफ़ी
फेमस है। मैं वहाँ जाके अपने आप को केमिकल से डिटॉक्सिफाई कर रहा था और अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था नेचुरल वीड्स और मैराजोना तो नेचुरल है, ये केमिकल्स नहीं है और ये पीता रहूँगा और हीरोइन से छुटकारा पा लूँगा। तो खैर वो सब कुछ करके बावजूद मैं 3-4-5 महीने लगा के वहाँ आया और आते ही मैं फिर वही केमिकल हीरोइन पे डिपेंडेंट हो गया, आते ही मैंने पी लिया। तब मुझे एक मेरा जो डिनायल था वो मेरा टूटा कि नहीं भाई, आई हैव अ डिजीज़, कि मुझे ये बीमारी है और मुझे रिहेबिलिटेशन जाना पड़ेगा। इस भागने से पहले मैं थोड़ा बहुत जान चुका था उस लिटरेचर के थ्रू कि इसमें मुझे अपनी सोच, अपने विचार, अपने व्यवहार, एक प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से आके जब मैंने ये चूज़ किया और मैं रिहेबिलिटेशन में गया और वहाँ एक 12 स्टेप प्रोग्राम फॉलो करते हैं अल्कोहलिक अनोनिमस का, जो कि एक वर्ल्ड वाइड फेलोशिप है। उसके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के थ्रू वो एक पर्सनालिटी में चेंजेस लाते हैं। लाइक जब आदमी शराबी या नशेड़ी पूरी तरह हो जाता है क्रॉनिक, तो उसके एटीट्यूड, बिहेवियर सब चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि वो स्पिरिचुअली इतना बैंकरप्ट हो जाता है कि वो पैसे के लिए कुछ भी मतलब किसी भी लेंथ तक जाने को तैयार होता है। अब उस सिचुएशन में वो जब किसी भी लेंथ में जाने, चोरी करेगा, छीनेगा, जिसकी जो भी, अगर वो स्ट्रीट एडिक्ट है तो बाहर जाके चोरी करेगा। मैं घर का चोर था तो घर ही चोरियां करता था। तो मतलब कि वो एहसास चोरी का, वो गिल्ट, शेम, सोशली सब खत्म हो चुका था। तो अब इस रिहेबिलिटेशन में जाके मेरे को वो 12 स्टेप प्रोग्राम, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स फॉलो करे, जहाँ मेरा एक सोच, माइंडसेट, उससे पहले तो मैं टीवी में एड्स देखता था तो ये फील करता था, क्योंकि मैं 38 केजी का रह गया था एक टाइम। तो मैं एक जब कॉलगेट का या कोई ऐसा कोई ऐड आता था तो बड़ा वो लाइवली सा लगता था, जैसे सिंथोल, इमाम के नहाने के ऐड, क्यों कितने एक्टिव से लगते। तो मेरे को लगता था मैं तो इतना सिक हो चुका हूँ, मैं तो अपने हाथ पाँव ही नहीं हिला सकता था कि मैं ऐसा फ्रेशन अप, इतना फ्रेश, इतना कूल कब दिखूंगा। तो वो सिचुएशन वाला एडिक्ट, वो रॉक बॉटम वाला एडिक्ट, उसको एक रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग आती है रिहेबिलिटेशन की। अब क्योंकि मैं तो चलो भाग लिया, ये कर लिया, मेरा ट्रीटमेंट डिले हो गया। आफ्टर द ट्रीटमेंट मैं वापस आया कुछ समय क्लीन होने के बाद, 8-9 साल के बाद मुझे मौका मिला एक एनजीओ के साथ ज्वाइन करने का, और फिर मैं इससे एज अ प्रोफेशनल काउंसलर के तौर पे आया। और मैं अपने आप को कभी काउंसलर समझता नहीं था। मैं समझता था कि मेरे को तो लोगों को समझाना आता ही नहीं, शुक्र है मैं अपने लिए समझ पाऊँ, उतना ही बहुत है। लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन में उतरा और वो कैरी द मैसेज टू द एडिक्ट्स हू स्टिल सफर्स, और वो बहुत पॉजिटिवली काफ़ी लोगों को रिकवरी मिली, वो ऑब्वियसली, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही है रिकवरी किसी को भी मिलना वो। बट मैं एक माध्यम, एक ज़रिया मिला, जो मेरा एक डेडिकेशन और सिंसियरिटी थी प्रोफेशन के तौर पे, तो उस चीज़ ने मेरे को पे किया, रिवॉर्ड्स दिए उस काम के मेरे को, और मेरे काम से मेरे को पहचाना गया, मेरे नाम से पहचाना गया। फिर मैंने एक अपनी संस्था बनाई और वहाँ से मैंने नया सवेरा को नाम दे के मेरा भी नया सवेरा के साथ एज आ प्रोफेशनली इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा। और मेरे फादर ने मेरे को एक जो बात सबसे पहले समझाई थी, वो ये कहते थे कि बेटा इसे एज अ बिजनेस मत कंसिडर करियो, ये एक नोबल प्रोफेशन है और नोबल कॉज के लिए, लोगों के लिए है। बट स्वाभाविक है, पैसा होगा तो तभी सब कुछ कर पाएगा, लेकिन उसकी नोबेलिटी, उसके कॉज को नहीं भूलना मेरे को। तो उस कॉज के लिए मेरे अंदर वही भावना लेकर मैं जब उतरा, जो मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स थी अबाउट ट्रीटमेंट सेंटर, अबाउट काउंसलर्स, अबाउट ऐसे लोगों के लिए जो एकदम डिक्टेट करने लगते थे, कंट्रोल करने लगते थे। तो मुझे लगा कि मेरे को उन चीज़ों को दूर करके एक फैमिली जो बहुत सताई हुई है, बहुत डरी हुई है, उसके अंदर इतने डर चले हुए हैं, उसके अंदर इतने सवाल हैं। तो वो जो पहला सवाल फैमिली का, जब मैं एज अ काउंसलर वहाँ अपनी सीटें बैठता हूँ, तो पहले तो सवाल फैमिली कहती है, जी ये नशा छूट जाता है? मैं कहता हूँ हाँ जी छूट जाता है। नहीं, आप गारंटी दोगे इसकी?
तो तब उनको मैं जवाब देता हूँ, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई क्लेम कर रहा है इसको आपको गारंटी के तौर पे, तो वो झूठ है। यानी कि विनाश काले बुद्धि विपरीत, जो उसकी बुद्धि पलट चुकी है, अब वो हम भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं उसको सद्बुद्धि देने के लिए, और उसको मोटिवेशन और सेशंस और क्लासेस और उसका रिहेबिलिटेशन, एक जो 6 मंथ का पीरियड जो है उसको नशे से अब्सटेन करता है। अब जब नशे से अब्सटेन करेगा, जो व्यक्ति पहले जाके नशा कर रहा है उसका पहले नशा बंद करने की आवश्यकता है। अब जब नशा उसका बंद होता है तो उसके बाद वो रीडिंग राइटिंग, जब वो सेशंस उसके साथ उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तब उसको एक फील आता है, एहसास आता है कि उसको पछतावा तो था पहले, अब पछतावे के साथ उसको एहसास आना शुरू हो जाता है और वो अपनी डिजीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से आके जैसे फैमिलीज को जो मैं आपसे सबको ये बताता हूँ कि इसकी गारंटी इसीलिए नहीं है, अगर उस व्यक्ति ने उसको फॉलो किया और सद्बुद्धि आ गई, और डोंट एंड डूज, जैसे हार्ट के पेशेंट या किसी भी शुगर के पेशेंट के लिए भी डोंट एंड डूज है ना, अगर वो चीज़ें नहीं करेंगे तो वो रिलैप्स होगा, वो बीमारी में फिर पड़ जाएगा, अटैक पड़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है। तो ऐसे ही इसमें भी डोंट एंड डूज है, जो हम इनको टूल्स दे के समझाते हैं कि आपको बाहर जाके स्लिपरी स्पॉट्स पे नहीं जाना, उन लोगों के बीच में नहीं जाना, चैलेंज नहीं करना, अपने आप को हीरो नहीं बनना कि देखो मैंने छोड़ दी। तो ये प्रोग्राम बहुत नम्रता का है, ह्यूमिलिटी का है, और शुक्रगुजार होना है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे पे प्रभु की कृपा होगी, क्योंकि हम इसमें प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दीजिए, जिससे हम उन चीज़ों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ऐसी हिम्मत दो कि उन चीज़ों को बदल सके जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। अब सद्बुद्धि भगवान ही दे सकता है, ऐसी कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, वो काउंसलिंग कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, बट ये जो सद्बुद्धि वाला पार्ट है, विजडम टू नो द डिफरेंस अच्छे और बुरे का, तो वो प्रभु की कृपा से, वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से, वो पूरे व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसके विचार, उसके व्यवहार बदलने से जब वो एक पर्सनैलिटी चेंज हो है, तो गारंटी ही गारंटी है। तो फैमिलियों का पहला जो जवाब होता है मेरे को कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि नशा छोड़े नहीं रख पा सकता, तो नशा छोड़े रख सकते हैं। हमारे फॉलोअप्स होते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, उनको अलाउ करते हैं कि वो आके हमारे बीच में आए, मिलें। अगर वो उस फॉलोअप को कंसिस्टेंट रखते हैं तो वो उन जगहों पे जाना अपने आप स्वाभाविक है, बंद करने लग जाते हैं। तो ये एक फेलोशिप है जिसको हम अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपने हिसाब से चलते हैं। अब फैमिलीज का फिर दूसरा सवाल होता है कि अब वो जो पेशेंट वॉलंटरीली बिना इच्छा के आ रहा है, घर वाले बांध के भी ला रहे हैं और वो परेशान है उसको, अब उसको अंदर मरने भी नहीं देना और मारने भी नहीं देना इस कंडीशन में। तो ऐसी सिचुएशन में हमने उस व्यक्ति को, जो डिजीज़ है, वॉयलेंट है, एग्रेसिव है, उसको रोकना भी है। तो उसके उस दौरान हम उसको पूरा मोटिवेट करते हैं, एक बड़े भाई की तरह उसको डांटते भी हैं, लेकिन उसका जो थेरापेटिक वैल्यू है, वन एडिक्ट हेल्पिंग अनदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब उसी की तरह का एक पेशेंट जो 4 महीने से ठीक होके वो उसको जब काउंसिल कर रहा है भाई कि मैं भी ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो भी टूटा हुआ है अंदर से। अब वो जो टूटा हुआ व्यक्ति जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, फिर थोड़ा सा उसको मैनुपुलेट करके, चल ठीक है, तू तेरे घर वालों को बोल दिया, आ जाएंगे, ऐसे मैनुपुलेशन में उसको थोड़ा सा रोकते रोकते फिर उसकी एक मोटिवेशन बन जाती है, जिसमें हम फिजिकल तौर पे उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते किसी के लिए भी। अगर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए या ऐसा स्थिति करे तो उसको हल्के से उसके हाथ पांव बांध देते हैं कपड़े से या मफरल से, जिससे कि क्योंकि अब हमारे को आपके पेशेंट की जिम्मेदारी है उसको रखने की, उस रखने की जिम्मेदारी है, तो उसको मरने भी नहीं देना और मारने भी नहीं देना। बट ये शुरू का डिटॉक्सिफिकेशन में मोर और लेस बहुत कम पेशेंट्स में होता है, जो 17, 19, 21 साल के वायलेंट होते हैं, जो घर में इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए आते हैं। तो इस केसेस में आके हम उनको इस तरीके से, फिर उसके बाद जब उनका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है तो हम उनको रिहेबिलिटेशन में शिफ्ट करते हैं। रिहेबिलिटेशन जिसमें एक पूरी दिनचर्या है, अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन है,
yoga, meditation, reading session, writing session, motivating session, mood making session, गाना गाने का session, dance session, from 7 to till 10 o'clock ये sessions चलते हैं जो उसका enthusiasm अपनी लाइफ के प्रति ख़त्म हो चुका था। यानी कि मेरे को याद है कि मैं जब रिहैब में था 94 में, तो आप सब जानते होंगे एक मुगली प्रोग्राम आता था, तो हम टीवी शीवी कहाँ देखते थे एडिक्ट जैसे होता, तो हम मुगली भी इतना इंटरेस्ट से देखते थे क्योंकि वहाँ वैल्यूज़ दिखाई जाती थी। टीवी भी एक वीक में संडे को ही दिखाया जाता था, तो मुगली भी इतना अच्छा लगने लगा था। क्योंकि कहने का मतलब है जब तक वैल्यूज़ ही नहीं थी चीज़ों की, खाने की, सोने की, रहने की, तो रिहेबिलिटेशन पहला मौका ये देता है नशा बंद करने का, दूसरा वैल्यूज़ दिखाने का। अब वैल्यूज़ के तौर पे उसको हर चीज़ में डिसिप्लिन, सोने का टाइम, खाने का टाइम, टीवी का टाइम, उसको जब तक ये चीज़ें वैल्यूज़ नहीं दिखाएंगे तब तक वो अपने आप में बदलाव लाने के लिए विलिंग नहीं होगा। और जब उसका विलिंगनेस आ जाती है तो स्वाभाविक है उसको यही अच्छा लगने लगता है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना, और उसका एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज होके लर्न टू से नो।